मानदंड। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर तो समझिए। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव की शादी की। 9 दिसंबर को तेजस्वी की दिल्ली में शादी हुई। पटना आने की अटकलें तेज है। लालू की छोटे बेटे और छोटे बहू पटना कब आएंगे इसका भी अभी तक पता नहीं है, लेकिन खबर है कि स्वागत की तैयारियां चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी के 4 दिनों में ही कई तरह के आरोप लालू परिवार पर लगने लगे हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि लालू यादव के साला राबड़ी देवी के भाई तेजस्वी तेज प्रताप के मामा साधु यादव ने लगाया है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आप मुंह छुपा के भाग रहे हैं रातों रात। कोई है भाग रहा है, कोई होने भाग रहा है, किसी को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्या राज था कि आप छुपा रहे थे? 9 दिसंबर को दिल्ली में मीसा भारती के फार्म हाउस पर तेजस्वी और रिचेल की शादी हुई। छेका के कुछ क्षणों के बाद ही तेजस्वी और रिचेल शादी के बंधन में बंध गए। परिवार के सीमित सदस्यों की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से शादी की रस्में निभाई गई, लेकिन दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बैठे तेजस्वी के मामा साधु यादव को ये शादी रास नहीं आ रही है। आप मुंह छुपा के भाग रहे हैं रातों रात। कोई है भाग रहा है, कोई होने भाग रहा है, किसी को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। बाउंसर लगा करके गेट पर रोका गया है। तो ये फिर आपने मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर, सारे इंस्टाग्राम पर आपने वायरल भी कर दिया, रोक भी रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं कि कोई नहीं भेजेगा। तो क्या राज था कि आप छुपा रहे थे? न्यूज 18 के साथ विस्फोटक इंटरव्यू में साधु यादव ने लालू राबड़ी परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कई ऐसी पुरानी बातों का भी जिक्र किया जो अब तक पर्दे के पीछे थी। जब सरकार में थे तो बेऊर जेल से अपराधी जाता था कोर्ट, तो मोरिया लोग घूमता था, पटना मार्केट घूमता था, हथुआ मार्केट घूमता था, क्या क्या होता था। साहबुद्दीन इनके गुंडा थे और साहबुद्दीन क्या क्या कुकर्म करते थे, बैंक लूटते थे, अपहरण करते थे, मर्डर करते थे, मरवा देते थे और उससे ही जेल में मिलने जाते थे। प्रूफ है सब चीज का। और तू सत्ता में 15 साल बैठे रहा तो ये तुम जानो तुम क्या किया। और सत्ता से हट गया तो 16 बरस हो गया। न तेज प्रताप सत्ता में आए और न तेजस्वी सत्ता में आए, न लालू यादव आए, न राबड़ी देवी आई। ये लोग बखुलाया हुआ है। विधान परिषद में नेता विरोधी दल मां रहेगी। अब विधानसभा में तेजस्वी यादव नेता विरोधी दल रहेगा। अब विधान परिषद में मां रहेगी। बाहर इंसाफ यादव में कोई नहीं है। जब सीबीआई का रेड हुआ था। और अब खबर को समझिए। तेजस्वी की शादी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? राजनीतिक पंडितों की माने तो आरजेडी जाति आधारित राजनीति करती है। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी ने अंतर धार्मिक विवाह किया है। तेजस्वी ने क्रिश्चियन धर्म की लड़की से शादी की है। हालांकि कहा जा रहा है कि रिचेल ने क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को कबूल किया है। इसके चलते उनका नाम भी बदल दिया गया है। रिचेल का नाम राजेश्वरी यादव रखा गया है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान लालू परिवार की ओर से नहीं आया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी की शादी को रहस्य बनाकर रखा गया। पहले छेका की बात सामने आई, फिर उसी दिन आनंद फाने में शादी भी कर दी गई। लालू यादव के छोटे भाई को रात 12 बजे शादी की खबर दी गई। पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता शादी में शामिल नहीं था। इन सभी बातों के आधार पर तेजस्वी की शादी सुर्खियों में है। शादी से भड़के साधु यादव ने तो लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। वहीं आरजेडी के बाद अब बात बिहार कांग्रेस की। आज बिहार कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश ने जेडीयू का दामन थाम लिया। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शुभानंद मुकेश को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके साथ उनके हजारों समर्थकों ने भी जेडीयू में
शामिल होने की बात कही। इसके बाद शुभानंद मुकेश, शंभू सिंह पटेल और प्रयाग सिंह कुशवाहा ने एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक में तीनों में नेताओं के पार्टी में शामिल होने की तस्वीर है, तो दूसरी तस्वीर सीएम नीतीश से सभी नेताओं के मुलाकात की है। नीतीश कुमार ने पार्टी में शामिल होने पर सबका स्वागत किया। शुभानंद मुकेश ने कहा कि वे किसी पद के लालच में नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के साथ काम करने की इच्छा भावना के साथ जेडीयू में शामिल हुए हैं। किसी पद और किसी लोभ से नहीं आया हूं इस पार्टी में। मैं खुद भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा था, अच्छा खासा वेतन था, लेकिन जन सेवा जो होती है उसमें किसी तरह का लोभ लालच नहीं होता है। और ये सारा चीज मैं छोड़ के सिर्फ जन सेवा और माननीय मुख्यमंत्री जी की सानिध्य में अगर काम करने का अवसर जो आदरणीय ललन बाबू जी हमको दे रहे हैं, इसका मैं आभार प्रकट करता हूं। तो सदानंद बाबू से सबका रिश्ता, राजनीति में वो किसी पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी में हो किसी पार्टी में, लेकिन सदानंद बाबू का जो व्यक्तित्व था और सदानंद बाबू का जो स्वभाव था, उस स्वभाव के कारण हम सब लोग उनके कायल रहते थे। आज नहीं है वो हमारे बीच, और आज हमारे बीच नहीं है, और उनका पुत्र शुभानंद मुकेश जी हम लोग के परिवार में शामिल हुए हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि शुभानंद मुकेश जी को इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, बल्कि शुभानंद मुकेश जी को का हक है और अधिकार है इस पार्टी पर, और उनको पूरा सम्मान का हक है। और अब खबर तो समझिए, शुभानंद मुकेश का जेडीयू में जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। शुभानंद मुकेश दिवंगत नेता सदानंद सिंह के बेटे हैं। 2 महीने पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह का निधन हुआ था। जब वो बीमार थे, उसी समय कांग्रेस के नेताओं के व्यवहार को लेकर शुभानंद सिंह ने असंतोष जताया था। सदानंद सिंह पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। उसी समय शुभानंद ने कहा था कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ने उनकी मदद नहीं की और ना ही कोई उन्हें देखने आया था। इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को लगी तो उन्होंने दिल्ली से लेकर पटना तक इलाज की व्यवस्था की थी। सदानंद सिंह की गिनती बिहार के सबसे अनुभवी कांग्रेसी नेताओं में होती है। सदानंद सिंह वो नेता थे जिन्होंने भागलपुर के कहलगांव विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़ा। 12 बार में सदानंद सिंह ने 9 बार जीत हासिल की। उनके नाम सबसे ज्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। बिहार में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों में से महज 19 सीट पर ही जीत हासिल की। पिछले महीने उपचुनाव में 2 सीटों को लेकर आरजेडी से खटपट शुरू हुई थी। उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों पर कांग्रेस हार गई, जबकि दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हुई थी। पिछले 1 दशक में बिहार कांग्रेस के 3 पूर्व अध्यक्ष दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। जाहिर है कि शुभानंद मुकेश का जाना कांग्रेस की सेहत को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि भागलपुर में सदानंद सिंह का काफी ज्यादा प्रभाव है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले दशकों के विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें तो जिस तरीके से शुभानंद सिंह ने अपनी पैठ जमा रखी है, इससे कहीं ना कहीं इसका सीधा असर कांग्रेस पर जरूर पड़ेगा। और अब बात पंचायत चुनाव की। 11वें चरण की वोटिंग के साथ बिहार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज संपन्न हो गया। 11वें चरण की वोटिंग के दौरान भी मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हल्के फुल्के हंगामे के अलावा मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कैसे खास रहा इस बार का पंचायत चुनाव, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गोद में बुजुर्ग पिता को लेकर मतदान केंद्र तक जाते इस बेटे की तस्वीर को देखिए। इसे आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र का श्रवण कुमार कह सकते हैं। तस्वीरें समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के मनियर पंचायत की है।
यहाँ पंचायत चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, सबने अपनी अपनी बारी के अनुसार वोटिंग की। पंचायत चुनाव के 11वें चरण में भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के 249 मतदान केंद्रों पर भी वोटिंग हुई। यहाँ भी बुजुर्ग मतदाताओं के साथ साथ फर्स्ट टाइम वोटर में जबरदस्त उत्साह दिखा। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव का सवाल है। कोई गलत उठ जाए तो फिर उसमें 5 साल का रुक जाता है कि नहीं कुछ हो पाता विकास, इसीलिए सभी लोग को आना चाहिए। हालांकि कुछ जगहों से हंगामे की खबरें भी आई। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर स्थित सुल्तानपुर बूथ संख्या 7, 8 और 9 पर हंगामा हुआ, जहां खुद एसपी मनजीत सिंह ढिल्लों पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने बेवजह भीड़ लगाने वालों को बूथ से भगा दिया। बेगूसराय के बरौनी 2 पंचायत के बूथ संख्या 58 पर हंगामा हुआ, जहां स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने कुछ देर तक हंगामा किया। नालंदा के कैला पंचायत के बूथ संख्या 133 पर भी ईवीएम में खराबी को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। हालांकि प्रशासन ने जल्दी लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। 1-2 छोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पंचायत चुनाव का 11वां चरण भी शांतिपूर्ण रहा। 11वें चरण में 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतदान हुआ। 11वें चरण की वोटिंग के साथ बिहार का पंचायत चुनाव संपन्न हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए, किन मायनों में बिहार का पंचायत चुनाव खास रहा है। इस बार पंचायत चुनाव के दौरान बिहार में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ। 4 पद के लिए ईवीएम और 2 पद के लिए मतपत्रों से वोटिंग हुई। सरपंच और पंच के लिए वोटिंग बैलेट बॉक्स से की गई और पहली दफे बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया गया। बायोमेट्रिक मशीन में कई तरह की सुविधाएं दी गई थी और राज्य में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रखंडवार चुनाव संपन्न कराने का फैसला लिया। इससे पहले जिलावार पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाते रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर करीब 2 लाख मतदान कर्मियों को कोरोना किट उपलब्ध कराए गए। कोरोना को देखते हुए राज्य में पहली दफे पंचायत चुनाव के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा दी गई। हालांकि मुंगेर और पूर्णिया में वोटिंग के दौरान खाते से पैसे निकाले जाने की खबर भी सामने आई। ये भी पहली दफे हुआ था कि वोटिंग के दौरान पैसे की हेराफेरी की खबर सामने आई। हालांकि उस मामले की जांच अभी भी जारी है। तो पंचायत चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पंचायत चुनाव के दौरान मजिस्ट्रेट की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण चिगड़ी बूथ नंबर 151, 152 पर लोगों ने ईवीएम को तोड़ दिया, साथ ही मजिस्ट्रेट की पिटाई भी कर दी। बचाने के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मारपीट का आरोपी मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र चौपाल पर है और वीरेंद्र चौपाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा आरोपी मिथिलेश यादव फरार है, जबकि तिलकेश्वर थाना प्रभारी की भूमिका की जांच फिलहाल की जा रही है। और अगर आप पटना में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आज से गांधी मैदान में ओपन थिएटर की शुरुआत हो गई। अब हर शनिवार और रविवार को लोग मुफ्त में मूवी और डॉक्यूमेंट्री का लुत्फ उठा सकेंगे। ओपन थिएटर को लेकर गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास 75 फीट का मेगा स्क्रीन लगाया गया है। पहले दिन तारे जमीन पर फिल्म दिखाई गई। ओपन थिएटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने।
आज से देख सकते हैं गांधी मैदान में इसकी शुरुआत की गई है और कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा ओपन थिएटर यानी 75 फीट का ये है, 75 फीट का ये ओपन थिएटर है जिसकी शुरुआत हो गई है। जो नगर विकास विभाग है उसके प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इसकी शुरुआत की है। साथ ही स्मार्ट सिटी के तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं कि दर्शक जो है इंतजार कर रहे थे और अब शाम में यहाँ पर हर शनिवार रविवार को लुत्फ उठा सकेंगे। आज पहला दिन है, आज तारे जमीन पर जो फिल्म है उसकी शुरुआत हो रही है। सीधे बात करेंगे, प्रधान सचिव आनंद किशोर हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी शुरुआत है, क्या कहा जाएगा इस थिएटर को लेकर? पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इस मेगा थिएटर गांधी मैदान में इसकी शुरुआत की गई है और यह योजना पटना वासियों के लिए स्मार्ट सिटी के एक अच्छे तोहफे के लिए साबित होगा। और प्रत्येक शनिवार और रविवार को यहाँ पर जो मेगा स्क्रीन लगाया गया है 75 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा, इस स्क्रीन पर कई प्रकार की मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, प्रमोशनल या कई अन्य प्रकार की यहाँ पर मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। यहाँ पर लगभग 500-600 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएंगी और यदि रिस्पांस अच्छा रहेगा, यदि लोगों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इन सभी व्यवस्थाओं को और भी अधिक बेहतर किया जा सकेगा। समय समय पर यदि विभिन्न स्कूलों का यदि डिमांड होगा, यदि विभिन्न स्कूल के प्रबंधन, उनके प्रिंसिपल्स और उनके मैनेजमेंट की तरफ से यदि डिमांड आएगी तो हम लोग विशेष रूप से बच्चों के लिए भी इस प्रकार के शोज आयोजित हम लोग करेंगे। बिल्कुल, तो आनंद किशोर जानकारी दे रहे थे और इसकी शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में दर्शक देख सकते हैं आप पहुंचे हैं। जाहिर है निःशुल्क जो है हर शनिवार रविवार को लोग अब मूवी का, डॉक्यूमेंट्री का लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही आगे ये कोशिश की जाएगी स्मार्ट सिटी के तहत कि जो इंटरनेशनल जो मूवी है, जो बेस्ट मूवीज है, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसको लेकर बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब खबर तो समझिए। दरअसल तेजी से हर चीज का ट्रेंड बदल रहा है। पटना स्मार्ट सिटी के तहत ओपन थिएटर की शुरुआत हुई है। गांधी मैदान में देश का सबसे बड़ा आउट स्क्रीन है। ओपन एरिया में लोग फिल्म का आनंद उठा सकेंगे। ओपन होने की वजह से संक्रमण का खतरा भी कम रहेगा। हर हफ्ते शनिवार और रविवार को फिल्म या डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। फिल्म देखने के लिए कोई पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल मुंबई, बड़ोदरा, दिल्ली जैसी बड़े शहरों में ड्राइविंग थिएटर है, जहां गाड़ियों में बैठकर आप फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा गांधी मैदान में इस नई योजना से, इस नई शुरुआत से लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तरह तरह की डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में दिखाई जाएंगी। और अब बात दरभंगा की। दरभंगा में 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आज आगाज हुआ है, जिसमें देश विदेश से आए विद्वानों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल में कलाकारों ने अलग अलग रंग बिखेरे। मन को मोहने वाला नृत्य और कानों में मिठास घोलने वाले इस संगीत ने मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 4 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल का आगाज हुआ, जिसमें देश विदेश से आए विद्वानों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल का थीम इस साल सीता है, जो मिथिला ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना वीणा सी सुसाद्री ने जानामी जानकी नृत्य नाटक की प्रस्तुति की और अपने नृत्य के जरिए सीता के चरित्र को समझाने की कोशिश की। फेस्टिवल के आयोजकों का कहना है कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य मिथिला की संस्कृति और साहित्य को विश्व पटल पर स्थापित करना है। और इस सब में इन दोनों विश्वविद्यालयों का, हमारे जो अतिथियों का और हमारे साहित्यकारों का, हमारे विद्वानों का बहुत बड़ी जो है उनकी भूमिका हो सकती है। और यही मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल स्थापित भी करना चाहता है। और हमारा सपना भी यही है कि हमारी जो वो बौद्धिक परंपरा जो बहुत ही प्रशस्त थी, वो अपने पुराने स्वरूप में लौट करके आए और कहीं ना कहीं हमारी चेतना का स्तर जो है वह ऊंचा उठे।
12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की प्रदर्शनी की जाएगी, जिसमें सीता के 150 अवतारों को चित्रित किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।